नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं फिर से उत्तराखंड हैंड रिटन मॉक टेस्ट की सीरीज नंबर 6। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो जैसे कि 5 पिछली वीडियो में मिले हैं उसी का ये अगला पार्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जैसे उस वीडियो को आपने प्यार दिया है और आपको काफ़ी वो अच्छे लग रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये प्रश्न भी आपको उन्हीं तरह से प्रभावित करें दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि अगर मेरे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कर देना प्यारा सा कमेंट। और आप लोग वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों पूरा। आप लोग थोड़ा सा देखते हैं और स्किप कर देते हैं, ये एक सफलता प्राप्त करने वाले छात्र की निशानी नहीं होती है। इस चीज़ को आप समझ लो दोस्तों। और जो कोई भी मेरा भाई बंधु जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहा है, स्पेशली अगर उसका स्क्रीनिंग पेपर में मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं, और अगर उसका सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी से वो कंटिन्यू वीडियो चालू कर सकता है, क्योंकि मैं हिंदी सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं स्पेशली प्रवक्ता के लिए। और मेरा खुद 2 बार नेट क्वालिफाइड हो चुका है। और उम्मीद करता हूं कि प्रवक्ता के लिए जो मेरे नोट्स होंगे और जो मेरी मॉक टेस्ट सीरीज है, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगी। और जितना भी मेरा अनुभव है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ा बहुत अनुभव मेरा जितना भी रहा है हिंदी के लिए, साहित्य के लिए, और मैं आपके साथ वो चीज़ें साझा करूंगा। तो दोस्तों आप लोगों का एक छोटा सा काम करना है, मेरी वीडियो को शेयर करिए उन दोस्तों तक जो हिंदी से प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी का जो मैं बैच बनाऊंगा दोस्तों वो टोटली फ्री होने वाला है। और यकीनन मैं दावे से कहता हूं कि प्रवक्ता में जो 200 नंबर की हिंदी आएगी, आप खुद देखेंगे वो सिलेक्शन लेवल के जितने प्रश्न बनेंगे वो मेरे नोट्स के होंगे, क्योंकि मेरा जो अनुभव है मैं उसी के बिहाफ पे ये कह रहा हूँ। और जो मेरे नोट्स हैं, क्योंकि आप लोग प्रवक्ता के लिए मुश्किल से एक बुक पढ़ोगे, कहीं ना कहीं आप एक बुक पढ़ोगे, 2 बुक पढ़ोगे, 3 बुक पढ़ोगे, तो दोस्तों वो 5 से 6 बुकों का मिश्रण होगा मेरी बुक में, उन मेरे नोट्सों में, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। और अगर वो अच्छा खासा अगर मेरा वीडियो उठता है तो मैं उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एज ए PDF के तरीके से। लेकिन आप, मुझे पता है कि आप उनको नहीं पढ़ेंगे, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। जो भी आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहा है, स्क्रीनिंग में उसको समस्या हो रही है, तो आप जुड़िए दोस्तों, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। तो ज़्यादा समय न लेते, मैंने बहुत समय आपका ले लिया है, चलते हैं प्रश्नों की तरफ दोस्तों। 216 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कुल लंबाई 540 किलोमीटर, 712 किलोमीटर, 580 किलोमीटर, 625 किलोमीटर। तो दोस्तों जो राज्य की, उत्तराखंड राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी दूरी जो है वो कितनी है? 625 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 217 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, राज्य की देश में स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, क्योंकि हमारा राज्य कहाँ पे है? इस तरीके से यहाँ पे है। 218 नंबर पर आ रहा है 218 प्रश्न, राज्य की हिमालय में स्थिति उत्तर मध्य, पूर्व मध्य, पश्चिम मध्य, दक्षिण मध्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम मध्य। ठीक है, हिमालय ये है और यहाँ पे ये है, तो पश्चिम मध्य। और याद रखना जो हिमालय है दोस्तों, ये चापाकार, ये जो पूरा वाला है, जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। और जो अरुणाचल प्रदेश का अंतिम छोर है, इसे बोलते हैं नामचा बरवा। और नामचा बरवा और नंगा पर्वत, नंगा पर्वत 8126 मीटर ऊंचा है, नामचा बरवा जो है आपका 7756 मीटर ऊंचा है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये हिमालय के पूर्वी और पश्चिमी छोर हैं, और उत्तराखंड पुलिस में ये प्रश्न बन चुका है। 219वां नंबर का सवाल आ रहा है आपका, प्रश्न क्या बोल रहा है? राज्य का आकार है आयताकार, त्रिभुजाकार, अश्वखुर के आकार, घोड़े की नाल के आकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आयताकार इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं 220वें प्रश्न की तरफ। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग, कौन सा भाग दोस्तों पर्वतीय भाग है? 72.05%, 88.07%, 80.08%, 59.09%। तो राज्य में कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 86.07% है। और अगर हम बात करें कि पूरे भारत में पर्वत को कितना प्रतिशत मिला हुआ है, तो 10 आपका कितना है? 10.7%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 221वां नंबर का प्रश्न आ रहा है आपका, सत्य कथन का चयन करें। क्या बोल रहा है? सत्य कथन चुनना है। राज्य का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर, राज्य की अक्षांशीय स्थिति 28 डिग्री 4 43 से 31 डिग्री 7
तक, उत्तर से कुछ कट चुका है, उत्तरी अक्षांश बोल सकते हैं हम उसको। राज्य का देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर, सभी कथन सत्य हैं। सॉरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। तो कुल क्षेत्रफल कितना है, 53,483। अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, देखो 28 43 से 31 डिग्री 4, उत्तरी अक्षांश 27 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 34 से 34 सेकेंड से 81.02 पूर्वी देशांतर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सारे विकल्प सही हैं, वैसे सेकेंडों में होता है वो देशांतर का विस्तार, मैं आपको बता दूं। 222, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, चमोली चंपावत, चमोली अल्मोड़ा, चंपावत बागेश्वर, उत्तरकाशी पिथौरागढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, चमोली और चंपावत। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न आ रहा है, 223वां मतलब सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और हो सकता है मैंने विकल्प गलत भी लिख दिया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है। 224वां है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और हरिद्वार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएंगे देहरादून, क्योंकि हालांकि इसमें सही आंसर नहीं दिया हुआ है, आप सभी को पता होगा, है ना। सबसे ज़्यादा जो जिलों को स्पर्श करता है वो तो कोई और ही जिला था, लेकिन इसमें वो आंसर नहीं था। तो हमें देखना होगा कि इतने जिलों में से कौन सा वो होगा जो सबसे ज़्यादा करेगा स्पर्श। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जिलों से लगने वाला जिला कौन सा है, उसका आप नाम लिखेंगे दोस्तों। राज्य में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला, चमोली, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और नैनीताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पिथौरागढ़। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी राज्यों में, उत्तराखंड में भी। राज्य के सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला कौन सा, देखो तो जिला, ठीक है, पिथौरागढ़। अब करते हैं 226वें प्रश्न को पढ़ते हैं। यूपी से सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आप सभी समझ गए होंगे, देहरादून नहीं, उधम सिंह नगर, माफ चाहूँगा। आपने देखा होगा मैप में सबसे नीचे उधम सिंह नगर होता है। 227वां प्रश्न है, राज्य के सर्वाधिक जिलों, 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी ये प्रश्न पूछा था, लेकिन ये प्रश्न आ गया, राइट आंसर है इसका पौड़ी। देखो पौड़ी सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है, 7 को, लेकिन जो पहला प्रश्न मैंने देहरादून देखा था तो वो इसमें पौड़ी था नहीं, तो हमें फिर किसको लगाना पड़ेगा, देहरादून को लगाना पड़ेगा। और आप मुझे बताएंगे दोस्तों, तो देहरादून कितने जिलों से टच है, कितने जिलों को स्पर्श करता है। 228वां प्रश्न आ रहा है, पर्वत श्रेणियों पर स्थित प्रमुख नगर है रानीखेत, अल्मोड़ा, गोपेश्वर और सभी। पर्वत श्रेणियों पर स्थित, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। रानीखेत पर्वत है, गोपेश्वर में पर्वत है और अल्मोड़ा में भी पर्वत है दोस्तों। अब बढ़ते हैं 229वें प्रश्न की तरफ। पर्वत घाटियों में बसे प्रमुख नगर हैं चंपावत, बागेश्वर, देहरादून, सभी पर्वत घाटियों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत अच्छा प्रश्न आया है ये। पर्वत की घाटियाँ इस तरीके से नीचे होती हैं, है ना, ये नीचे वाला हिस्सा। तो बागेश्वर, चंपावत और देहरादून। देखो इधर ए, बी, सी और डी। ए को कट कर दिया जैसे हमने, मान लो बी से बागेश्वर, सी से चंपावत, डी से देहरादून। ये ए, बी, सी, डी जो है ये किस में रहते हैं, घाटियों में रहते हैं। ए, बी, सी, डी कहाँ रहते हैं, घाटियों में रहते हैं। बी से बागेश्वर, सी से चंपावत और डी से देहरादून। देखो यहीं पर ट्रिक बन गई है और हमेशा आपको याद रहेगी घाटियों में जिले। 230वां प्रश्न आ रहा है, किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं, भाबर क्षेत्र, दून क्षेत्र, गंगा के मैदान और तराई क्षेत्र। क्या बोल रहा है, पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, तराई क्षेत्र में मिलते हैं, आप सभी को पता होगा। 231वां प्रश्न आ रहा है, तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर मतलब ऊपर में स्थित कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को कहते हैं शिवालिक, तराई, भाबर, लघु हिमालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन में देखा होगा, जब
हिमालय होता है, हिमालय के बाद ये देखो शिवालिक श्रेणियाँ आती हैं, शिवालिक के नीचे भावर क्षेत्र आता है, भावर क्षेत्रों कंकड़ पत्थर होते हैं, तो नदियाँ सारी विलुप्त हो जाती हैं और तराई वाले भाग में दोबारा से आ जाती हैं। और वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा दलदला हुआ क्षेत्र भी मिलता है हमें तराई क्षेत्र में। फिर इसके बाद देखो बांगर क्षेत्र आता है, फिर खादर क्षेत्र आता है ना। तो हम ऐसे करके क्या है, हिमालय के नीचे मैदान वाला क्षेत्र आता है, हम उसी को पढ़ते हुए चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। शिवालिक के बाद आप भाबर पढ़ेंगे, फिर तराई पढ़ेंगे, फिर बांगर, फिर खादर, इस तरीके से आप पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न बनता भी है कि दोबारा विलुप्त हुई नदियां दोबारा से जो स्टार्ट हो जाती हैं, आने लगती है जमीन से ऊपर आने लगती है, वो कौन से क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, इसीलिए वो दलदल वाला भाग होता है। ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे इसको आराम से। 232वां प्रश्न पढ़ रहे हैं, हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? गंगा का मैदान, लघु हिमालय, शिवालिक और वृहद हिमालय। सबसे नवीन, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चली जाएगा? इसका सही चली जाएगा शिवालिक श्रेणियाँ। अब शिवालिक श्रेणियाँ कौन सी होती है मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो देखो सबसे बड़ा वृहद हिमालय, फिर आ जाएगा देखो लघु या मध्य हिमालय, फिर नीचे आ जाएगा शिवालिक श्रेणियाँ। अब इधर को भी मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो मध्य हिमालय और फिर यहाँ पर आ जाएगा शिवालिक श्रेणियाँ। अब देखो हिमालय का जो हिमालय जो है वो युवा और नवीन है। और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? दो प्लेटों को टकराने से। कैसे हुई है? देखो दो प्लेटें जब टकराती हैं, अभिसारी गति जब ये करती हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ोगे हैरी हेस की तो आपको पता लग गया। दो प्लेटें टकराएंगी तो देखो इसमें बल पड़ता है, वलित पर्वत होते हैं ये हिमालय, तभी ये युवा है क्योंकि अभी भी ये प्लेटें टकरा रही हैं और ऐसे इनको दबाने से क्या हो रहा है, देखो इसका विस्तार हो रहा है ऊपर को, इसीलिए आज भी हिमालय का क्या हो रहा है, ऊपर को इसकी ऊंचाई बढ़ते चली जा रही है। अब एक चीज़ देखो, प्लेट ने यहाँ से बल लगाया, इस प्लेट ने यहाँ से बल लगाया, तो सबसे ज़्यादा बल है किस पे पड़ेगा? सबसे पहले इधर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा जो सबसे किनारे पे है। तो सबसे किनारे वाली जो ये है पर्वत चोटियाँ, ये कौन सी है? शिवालिक है। फिर देखो कौन है, लघु या मध्य हिमालय वाली है ये, और फिर कौन सी है, वृहद हिमालय है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है। जब नवीन कैसे होती है, जब इनको दोनों में दबाव पड़ता है और दबाव से क्या होता है, इसकी ऊंचाइयाँ बढ़ती है, तो सबसे नवीन श्रेणी कौन सी हो जाएगी? शिवालिक हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। 233वां प्रश्न आ रहा है, यूके उत्तराखंड में अधिकांश पर्यटन केंद्र स्थित है, दून घाटी में, शिवालिक में, तराई में, मध्य हिमालय में। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है? शिवालिक में, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ के चलेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट व ऋषिकेश आदि स्थानों पर पाए जाने वाले डोलोमाइट चट्टानों से निकाला जाता है। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिख जाए। देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट और ऋषिकेश आदि स्थानों में पाए जाने वाले डोलोमाइट चट्टानों से निकाला जाता है सीमेंट, जिप्सम, बॉक्साइट और चूना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका चूना निकाला जाता है। अब अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, शिवालिक पहाड़ियों को क्या बोल रहा है? शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में कहा जाता था कामेट, नंदनकानन, मैनाक और हिमाद्री। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैनाक कहा जाता था शिवालिक पहाड़ियों में। अब एक चीज़ और याद रखना, आप क्या बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि ये प्रश्न बन जाता है आपके पेपर में कि इस चीज़ को आप कैसे याद रखेंगे। इसमें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बारे में, किसके बारे में बता रहा था मैं आपको? इसके बारे में, घाटियों के बारे में, ठीक है। या फिर मुझे एक काम करते हैं, लास्ट में मैं टॉपिक बता दूंगा आपको कि दून वाला क्षेत्र, बुग्याल वाला क्षेत्र, घाटी वाला क्षेत्र आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पहले आगे को। मैं पहले ये प्रश्न कर देता हूँ क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि पता नहीं कैसे टॉपिक कराने लग जा रहे हैं बीच बीच में। पर ये शिवालिक घाटियाँ, शिवालिक ये बहुत ज़्यादा आ रहा था, घाटी बहुत ज़्यादा आ रहा था, दून बहुत ज़्यादा आने लग जा रहे थे। तो मैंने इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले इसको ना क्लियर कर दूँ ताकि आपके डाउट्स ने ये जो भी हैं वो सारे सही हो जाते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात होगी ना, टॉपिक से हट के जाना अच्छा नहीं लग रहा। शिवालिक शब्द शिव व अलक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शिव की भौएं, शिव की भुजा, शिव के नयन, शिव की जटा। बहुत अच्छा शब्द है। शिवालिक शब्द शिव और अलक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है शिव की भौएं। 237वां प्रश्न आ रहा है, राज्य में शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच की चौरस घाटियों को प्राय कहते हैं। मैं यही चीज़ें बता रहा था आपको। राज्य के शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच की चौरस घाटियों को क्या कहा जाता है? बुग्याल, पयार या खाल, दून, द्वार और ग्लेशियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है? दून या द्वार, ठीक है दोस्तों, दून या द्वार इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देहरादून, कोठरी, पौड़ी, चौखंबा, नैनीताल, पातलिया, कोटा, नैनीताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? जो कि गलत है, ये बोल रहा है आपका चौखंबा ये नैनीताल में नहीं है। बाकी कोठरी पौड़ी में है, पटली और कोटा दोनों नैनीताल में है।
अब बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। 239, मसूरी पहाड़ों की रानी किस श्रेणी में स्थित है? मध्य हिमालय, वृद्ध हिमालय, उच्च हिमालय, शिवालिक में। मसूरी जो है आपका, तो ये किस में है दोस्तों? मध्य हिमालय में है। प्राचीन ग्रंथों में वृद्ध हिमालय को कहा गया है, प्राचीन ग्रंथों में वृद्ध हिमालय को कहा गया है मैनाक, शिवालिक, हिमाद्री और लघु पर्वत। वृद्ध हिमालय को, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा? हिमाद्री, क्योंकि वहाँ पे हमेशा क्या होती है दोस्तों? बर्फ ही बर्फ रहती है। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, इसीलिए वहाँ पे ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 241, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली व पौड़ी जिलों के कैसे न फैले दूधा तौली श्रृंखला को कहा जाता है? हरियाली का समुद्र, श्वेत पर्वत, ए और डी उत्तराखंड का पामीर। मतलब कि हरियाली का समुद्र या उत्तराखंड का पामीर, श्वेत पर्वत, ए और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है? आप लोग ऑप्शन सी, इसे हरियाली का समुद्र भी कहते हैं और आपका उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। किसको? दूधा तौली को। और एक चीज़ याद देखो, 5 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। कितनी नदियाँ निकलती है? 5 नदियाँ निकलती है। लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत है ये, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत ही पाया जाता है दूधा तौली श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी, और अगर ये चीज़ें आपको सही में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर सकते हैं एक प्यारा सा कमेंट अगर आपका मन हो तो, बिल्कुल, है ना। और आपको लग रहा होगा कि इतने प्रश्नों को बनाना, लिखना और इतने ज़्यादा काम करना तो ये कोई आम बात तो नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ ही ये आपको मिल रही है। 242वां प्रश्न आ रहा है, दूधा तौली से कितनी नदियों का उद्गम होता है? 3, 4, 8 और 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 5 नदियाँ यहाँ से निकलती है। कहाँ से? दूधा तौली से, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं और हरियाली का क्या कहते हैं दोस्तों? हरियाली का समुद्र भी कहते हैं। 243वां प्रश्न आ रहा है, वह शिखर जो, एक मिनट, कोई आया है बाहर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कोई आ गया था, तो जो हमारा रोनी है वो खुला हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा मुझे बाहर जाना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं 243वां क्वेश्चन। वह शिखर जो शिव धाम के रूप में प्रतिष्ठित है और भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है? त्रिशूल शिखर, मणिकूट पर्वत, शंभु निशंभु पर्वत, जय विजय पर्वत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिशूल पर्वत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी कौन सी है? नंदा देवी, माणा, कामेत, नंदा देवी पूर्वी। तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी की हम बात कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंदा देवी पश्चिम। ठीक है, अब बात करते हैं 245वें नंबर पे। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नंदा देवी 7434 मीटर, कामेत 775677 56, माणा 7280, नंदा देवी पश्चिमी 7817 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? मतलब कि कौन सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कि ये सुमेलित नहीं है। माणा 7280 नहीं है। बाकी देखो, नंदा देवी पूर्वी 7434, कामेत 7756, नंदा देवी पश्चिमी 7817, जो कि सबसे ऊंची है उत्तराखंड की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 246वां प्रश्न आ रहा है हमारा, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटियां किस जिले में है? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका चमोली। अब बढ़ते हैं 247वें प्रश्न की तरफ। फूलों की घाटी स्थित है लघु हिमालय क्षेत्र में, बाह्य हिमालय क्षेत्र में, वृद्ध हिमालय क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। फूलों की घाटी, ठीक है, जो कि चमोली में है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वृद्ध हिमालय क्षेत्र में। बहुत अच्छा प्रश्न आया है ये। वृद्ध हिमालय क्षेत्र में क्या है? फूलों की घाटी स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 248वें नंबर पे, वृद्ध हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी जौनसारी, भोटिया, थारू, बॉक्सा। जो वृद्ध हिमालय क्षेत्र में रहते हैं वो मूल निवासी क्या हैं? भोटिया जनजाति के लोग हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 249वां प्रश्न आ रहा है, और अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है। वृद्ध हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में पशु चारण हेतु आते हैं जाड़ और मार्के, कौल और किरात, खस और मुंडा, यक्ष और नाग। तो वृद्ध हिमालय क्षेत्र में जो ग्रीष्म काल, गर्मियों के समय में पशु चारण हेतु आते हैं व्यक्ति, वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाड़ और मार्के। ठीक है, ये जनजाति के लोग। अब बढ़ते हैं 250वां प्रश्न। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक
ग्रीष्म ऋतु कब से हो रही है, मतलब आधे मार्च से आधे जून तक, 15 मार्च से 15 जून तक हम बोल सकते हैं, को उत्तराखंड में कहते हैं रूढ़ी या खरसाऊ, चौमासा, भादो और बसंत। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, रूढ़ी या खरसाऊ। ठीक है, मार्च से जून वाला रूढ़ी या खरसाऊ हम इसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं 251वें प्रश्न की तरफ। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय में होती है, शिवालिक, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो शिवालिक श्रेणी में होती है। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय में होती है, तो शिवालिक श्रेणियों में होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर आपको मानसून के बारे में पता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। अब देखो, सबसे पहले नीचे इससे टकराएगा और हवाएं जब ऊपर को जाएगा, ऊपर को जब जाएंगी तो उसकी नमी कम हो जाएगी और जल धारण क्षमता कम हो जाएगी पानी को पकड़ने की। अब पानी को पकड़ने की जल धारण क्षमता कम हो जाएगी तो भाई टकराएगी, तो पर्वतीय वर्षा करेगी नहीं करेगी, तो पता होना चाहिए। यहाँ से जब ये नीचे को आती है ना, तो जो बच्चों ने मुझसे पढ़ा है वो समझ रहे होंगे इस चीज़ को। जब यहाँ से नीचे को आएंगी तो नीचे देखो गर्म है, यहाँ पे देखो गर्म है, तो फिर से क्या हो जाता है, वो पानी की बूंदों को शोषण कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और जल धारण क्षमता उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे वो पानी नहीं गिर पाती है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, पर्वत विमुख ढाल है, वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। इधर को ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि जब ये टकराएगी ऊपर को जाएगी, हवाएं क्या हो जाती है, ठंडी होने लग जाएंगी और वो पानी को छोड़ने लग जाती हैं। नीचे आके हवाएं जब गर्म होती है, तो जब गर्म हवाएं होंगी वो कभी भी बारिश नहीं कराएंगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 252वां प्रश्न आ रहा है, राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून, सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी में होती है। पौड़ी गढ़वाल में भी, अल्मोड़ा में भी, टिहरी में भी, देहरादून में भी शीतकाल में सभी जगह वर्षा होती है। 253वां प्रश्न आ रहा है, राज्य में दक्षिण से उत्तर, मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, दुगनी होती है, समान रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, घटती है। ठीक है, क्या हो जाएगी, घटेगी। ऊपर को जाएंगे तो वर्षा क्या हो जाएगी, ये घटेगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 254वां, क्योंकि अब कैसे बताऊं, छोड़ो। नीति, माणा, डुंगरीला, बालचा, सलसल, तंजुम, कोई भुंडियार, चौर होती, लमलंग आदि दर्रे स्थित हैं। चमोली पिथौरागढ़ के बीच, चमोली उत्तरकाशी के बीच, चमोली तिब्बत के बीच, चमोली बागेश्वर के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है चमोली और तिब्बत के बीच में नीति, माणा, डुंगरीला, बालचा, सलसल, तंजुम, कोई भुंडियार, चोर होती, लमलंग आदि दर्रे स्थित हैं, जो कि चमोली और तिब्बत की सीमा में स्थित हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 255वां, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच का दर्रा नहीं है, थांगला, हेलंग, मुलिंगला और नीलंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, हेलंग। तो आपके लिए कमेंट करना है ये कहाँ है और ये किसके बीच की सीमा है। ठीक है दोस्तों, हेलंग के बारे में आप लिखेंगे। नेलंग जो है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है, तो हेलंग कहाँ पे है। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप लोग पढ़िए, अपने टारगेट की तरफ बढ़िए और अपनी सफलता जो है उसको लीजिए। जो आपकी फैमिली से आपकी उम्मीदें हैं और आपके जो सपने हैं उसे पूरा करो दोस्तों, क्योंकि ये वही समय है, या तो आप निखरोगे या फिर आप बिखरोगे, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, तो मैं टोटली कह सकता हूँ कि बिखरने वाले दिन आ जाएंगे। इसलिए अभी से अपने को मजबूत करो और कोशिश करो कि ये वो समय है जब हमें निखरना है, ना कि बिखरना है दोस्तों। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पके फल पे ही सबसे ज़्यादा लोग पत्थर मारते हैं। तो स्थिति ऐसी है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसी समय पे आपकी टांग खींचने वाले लोग मिलेंगे जो चाहेंगे कि आप अपने लक्ष्य से हटें, भटक जाएं। लेकिन आपको इतना मोटिवेट होकर रखना है, अपने फैमिली वालों को देखना है, अपने सपनों को देखना है, आप उनकी उम्मीदों पे पूरे खरे उतरिए दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप सिलेक्शन लीजिए, ठीक है, और हमसे जितना सपोर्ट होगा हम आपका सपोर्ट करेंगे। चाहे अगर जिसको समस्या होगी तो आप कमेंट करिए, हम आपकी सारी तरीके से मदद करने की कोशिश करूंगा दोस्तों मैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप अपने जो आपका सपना है उसे पूरा करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपका मन हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।